है मिस्टर देवीलाल चीफ ऑफ डैश संघर्ष समिति। तो आपको बताना है जो देवीलाल थे वो कौन से संघर्ष समिति के चीफ थे। तो मध्य प्रदेश संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति या उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ हरियाणा संघर्ष समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में या पार्लियामेंट्स में जाके बैठे और उनकी बातों को सामने रखें। तो रेगुलर इंटरवल्स पे किया जाता है। आपको ये बताना है कि इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। तो इलेक्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा आपको पता होगा पार्लियामेंट का एक पार्ट है और विधानसभा पता होगा स्टेट की असेंबलीज़ होती हैं जिसमें एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा जो हैं उसमें इलेक्शंस जो होते हैं रेगुलरली आफ्टर डैश ईयर्स, कितने साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। समटाइम्स इलेक्शन इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी जो भी पार्लियामेंट, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी ना किसी कारण से, तो क्या होता है, या रेजिग्नेशन मान लियो कर देता है, तो उसके री इलेक्शंस होते हैं। तो री इलेक्शन को कहते क्या है, तो बेटा उसको री इलेक्शंस नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाई इलेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन आवर कंट्री वी फॉलो एंड डैश बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, रिलीजन बेस्ड नहीं है, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। एक एरिया से, जो भी एरिया रहता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको वोट किया जाता है, वो इलेक्ट होता है और वो जाके पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लोकसभा इलेक्शंस आपको पता होंगे। अगर पार्लियामेंट देखा जाए तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। एक होता है लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो लोकसभा में पूछा गया है कि लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इस समय, तो जिसमें इस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दैट इज़ 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन इलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोटर शुड हैव डैश वैल्यू। तो हर एक वोट की कितनी वैल्यू होती है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, तो हर एक वोट की एक वैल्यू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल वैल्यू, दे शुड हैव इक्वल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा गया है ईच डैश इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर। देखिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसका मतलब स्टेट की बात हो रही है, तो ईच स्टेट, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ईच स्टेट, राज्य को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और उस इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो भी यहाँ से इलेक्ट होके आते हैं असेंबली से, या ये कह सकते हैं जो भी उस क्षेत्र से इलेक्ट होके आते हैं उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहते हैं, जिसको एमएलए भी कहा जाता है और इसको हिंदी में विधायक भी कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा ईच स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ईच वार्ड इलेक्ट्स डैश मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडीज़। अब आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ में पता होगा 3 टियर सिस्टम है हमारे यहाँ। तो जो हर वार्ड है वो एक मेंबर को क्या करता है, इलेक्ट करता है विलेज से। ठीक है, या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगी वहाँ से इलेक्ट करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या बोला गया है। गुलबर्ग या कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट लाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्ग, ये किस स्टेट में लाई करता है, तो दिस इज इन कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग्स टू। देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यहाँ पे भी रिजर्वेशंस हैं, जैसे लोकसभा में देखेंगे तो रिजर्वेशंस हैं। आपको बताना है रिजर्वेशंस किसके लिए है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, दोनों के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ SC एंड ST। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। करेंटली इन लोकसभा डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं इस बार लोकसभा में, मतलब इस समय लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, तो दिस इज 84। तो 84 याद रखिएगा। SC के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं लोकसभा में। ठीक है। 13th क्वेश्चन देखें तो लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, भी आपको पता होना चाहिए। 13th का जो आंसर है दैट इज आंसर 47। 47 इज द करेक्ट आंसर। तो 47 हो गई शेड्यूल ट्राइब्स के लिए।
हाउ मच सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। याद रखिएगा, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो अर्बन और लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, उसमें एक सीट्स कितनी रिजर्व होती हैं, तो 1/3 सीट्स मतलब 33% सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये लोकसभा में नहीं है, ये किस में है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो गाँव की हो चाहे वो शहरों की हों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड। अब देखिए, जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन था उसको बाद में एक्सटेंड किया गया था अदर वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें जो पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, कॉरपोरेशन होते हैं, कुछ लोकल बॉडीज़ जो ये सब हैं, इसमें सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए, ओबीसीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओबीसी, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन एज्ड डैश ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। तो वोटिंग के लिए कम से कम जो मिनिमम एज है हमारी कंट्री में वो कितनी है, 18 ईयर्स है। मतलब अगर कोई भी इंसान 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, अपनी मन से, मतलब वो जो भी उसको चाहे, जो जिसको भी चाहे वो उसको वोट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 देखते हैं। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड। देखिए, अगर क्रिमिनल हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब दिमाग जिसका ठीक नहीं है, हो सकता है पागल वागल हो। ठीक है, कैन बी डिनाइड द राइट टू डैश। अब किस राइट को डिनाई किया जा सकता है उन लोगों के लिए, वो भी कुछ रेयर सिचुएशंस में, तो वो है राइट टू वोट। राइट टू लाइफ से किसी को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ख़राब तरीके के अपराध किए होते हैं, उनको राइट टू लाइफ भी नहीं मिलती है, उनको दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उनके लिए तो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी राइट टू वोट। तो ऐसे लोगों को राइट टू वोट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो चीज़ अनसाउंड माइंड पीपल पे अप्लाई नहीं होती है। तो ये अनसाउंड पीपल और जो क्रिमिनल्स हैं कुछ खास तरीके के, उन पे राइट टू वोट वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती है कुछ रेयर सिचुएशंस में। नेक्स्ट इज व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर एपिक। तो जो ईपिक होता है, एपिक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एपिक में अगर आप फुल फॉर्म इसका देखेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फुल फॉर्म है, आपको पता होगा। तो इसमें देखेंगे तो इलेक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये हो गया इलेक्शन, ये हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया कार्ड। आप लोग बताइएगा कि पी का मतलब क्या होता है एपिक में। ठीक है, तो जो EPIC कार्ड होता है उसमें आपको बताना है व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर लोकसभा। अब देखिए, अगर आपको लोकसभा के इलेक्शंस में खड़ा होना है तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको लोकसभा में बैठना भी है, मतलब आपको मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आपको राज्यसभा में बैठना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। देखिए, यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो कैंडिडेट्स का क्या करती हैं, नॉमिनेट करती हैं, और फिर उनको पार्टी का सिंबल मिल जाता है और पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहा गया पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो जो पार्टी का नॉमिनेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, पार्टी टिकट भी कहते हैं। आप लोग ने पार्टी टिकट के बारे में बहुत सुना होगा कि इस पार्टी ने अपना टिकट देने के लिए इतने लाख रुपए लिए, इतने करोड़ों रुपए लिए। ये सब चीज़ें भारत में अक्सर होती रहती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा गया है एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एंड इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। देखिए, अगर किसी भी पर्सन को इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म दिया जाता है जो उसको भरना पड़ता है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, कुछ पैसे होते हैं जो उसको जमा करने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन 22 देखते हैं। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है, एवरी वन हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर हैज़ राइट टू वोट। कोई भी पर्सन अगर ऐसा है जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, उसके पास राइट टू वोट होगा। दिस इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन क्या यहाँ पे डिनोट कर सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs। ठीक है, यही तो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन को जोड़ सकता है। ओपन पॉलिटिकल, अब देखिए 1 वोट 1 वैल्यू की अगर बात करी जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 वोट 1 वैल्यू की बात अगर करी जाए तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी
हैज़ रफली द सेम पॉपुलेशन। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अप्रॉक्सीमेटली सेम पॉपुलेशन होती है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद ओपन पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है, ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, भारत में कोई भी पर्सन पार्टी बना सकता है और इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी वो इलेक्शन को लड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हो जाएंगे इस तरीके से मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। अब देखिए, गरीबी हटाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था जिसको रिमूव पावर्टी आप इंग्लिश में कह सकते हैं, जो लोकसभा इलेक्शंस में पास किया गया था या दिया गया था। किसने दिया था ये बताना है, इंदिरा गांधी इज़ द करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी ने ये दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24, सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय डैश। अब देखिए, एक पार्टी है जो जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी है, कह सकते हैं ये उसके लीडर थे उस समय। तो एक स्लोगन दिया गया था सेव डेमोक्रेसी, तो ये किसने दिया था, ये कौन सी पार्टी में थे, तो ये थे जनता पार्टी। तो जनता पार्टी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, विच पॉलिटिकल पार्टी यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर। टिलर वो होते हैं जो टिलिंग करते हैं, ठीक है, तो टिलिंग वाले लोगों को जो टिलिंग करते हैं लैंड, ठीक है, उनके लिए लैंड होना चाहिए। ये स्लोगन किसने दिया वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में 1977 में, ये दिया था लेफ्ट फ्रंट ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। अब देखिए, जो तेलुगु पीपल होते हैं उनके लिए एक वो दिया गया है, स्लोगन दिया गया है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज वॉज द स्लोगन गिवन बाय एन.टी. रामा राव। तो एन.टी. रामा राव ने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, ये टीडीपी पार्टी के जो हैं ये लीडर हैं। अब आपको बताना है ये किस स्टेट की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश इलेक्शन में ये ऐसा किया गया था 1983 में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजली इन लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सही है कि गलत है, बिल्कुल सही बात है कि जो भी पर्सन है जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है उनको मौका मिलता है कि वो जाके पोलिंग बूथ में अपना जो भी अपना योगदान है इलेक्शन के लिए वो दे सकते हैं, मतलब वोटिंग कर सकते हैं। और वोटिंग जो होती है वो मेनली गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिसेज में या लोकल स्कूल्स में होती है, मतलब आसपास के स्कूल्स में होती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट डैश करोड्स इन लोकसभा इलेक्शंस इन 2014। तो अब गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च किए थे लोकसभा इलेक्शंस में, ये आपको बताना है। तो 28th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज़ 3500। और अगर पर पर्सन पूछा जाए तो 50 रुपीज़ पर पर्सन खर्च किए थे सरकार ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 29, दिल्ली होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली ने कब होस्ट किए थे, तो 29 का आंसर है 2010। 2010 में दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन दी बैलेट पेपर। देखिए, पहले जो वोटिंग होती थी वो बैलेट पेपर पे होती थी, जिसको भी वोट देना होता था वो क्या करते थे कि स्टैम्प पुट कर देते थे उस कैंडिडेट पे। अब बैलेट पेपर क्या होता है, बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। तो जैसे आज ईवीएम यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, पहले क्या होता था, बैलेट पेपर यूज़ होता था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाए क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, नाउ अडेज ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड। अब देखिए, ईवीएम क्यों यूज़ करते हैं, तो रिकॉर्ड वोट्स, जितने वोट्स मिलते हैं कैंडिडेट को। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखिएगा, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो देयर ओन सिंबल्स। देखिए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पार्टी में नहीं है, जो खुद किसी पार्टी के बिना लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, उनके पास भी क्या होता है, सिंबल होता है। और वो सिंबल कौन देता है, तो सिंबल देने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। देखिए, जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, वो सब कौन कराता है, वो सब कराता है इलेक्शन कमीशन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय डैश ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी कह सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, और वो कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं उनको। ठीक है,
इस समय जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया द 16th लोकसभा हैज़ -% ऑफ वुमेन मेंबर्स। तो वुमेन मेंबर्स कितनी है 16th लोकसभा जो चल रही है उसमें, तो वो हैं 12% वुमेन। तो 12% इस समय जो मेंबर्स हैं टोटल वो कौन है, वुमेन है। 36 है इनकम्बेंट इज़ द फॉर्मर होल्डर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस। तो फॉर्मर होल्डर नहीं होते हैं, ये प्रेजेंट होल्डर होते हैं। तो जो प्रेजेंट होल्डर होते हैं किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के, उनको क्या कहता है, इनकम्बेंट कहता है। ठीक है, इनकम्बेंट। तो ट्रू इसका नहीं आंसर होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिगिंग। अब रिगिंग के लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जितने भी आपको स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहे हैं ये सब किसके हैं, रिगिंग के हैं, पढ़ लीजिएगा आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, रीज़न फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। फर्स्ट दिया गया है इलेक्शंस इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस इन इलेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी, ये गलत है। देखिए बेटा कि इलेक्शन से हम लोग को जुडिशरी के बारे में नहीं पता चल सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इलेक्शंस का ये कारण नहीं होता, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर होगा। पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए बी और सी जो ए और बी और डी जो स्टेटमेंट है वो तो सही थे, कौन सा गलत था, सी गलत था, और यही आंसर हो जाएगा। 39th है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तो इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो नहीं प्रूव करता। तो इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल, ये भी ठीक है। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ राइट टू वोट, ये भी सही है। इन इंडिया द लूजिंग, अब देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट जो आपको लगेंगे सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखें, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, यहाँ पे ये कहीं नहीं शो करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो पावरफुल है, ये शो करता है। इलेक्शन 18 मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज है, ये भी शो कर रहा है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं, मतलब सारे लोग, यहाँ पे देखिए एवरीवन है ना, तो सारे लोग इंक्लूड कर लिए गए। इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोल वर्डिक्ट, तो जो भी इलेक्शंस में रिजल्ट आते हैं वो सारी पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ कौन सा गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, 40 देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आप लोग देख सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की क्या क्या होती हैं, हमने पॉइंट के फॉर्म में बना दिया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में देखिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, तो सारे लोग तो लोकसभा में बैठ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल सही है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, बिल्कुल सही है। थर्ड कहा गया है द वोटर्स हु लिव इन एरिया इज इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 42 अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। तो देखिए इलेक्शन लॉ के हिसाब से कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, तो ब्राइब और थ्रेटन, जो वोटर्स होते हैं उनको रिश्वत नहीं दे सकता, उनको डरा धमका नहीं सकता, बिल्कुल सही है। बी कहा गया अपील वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, तो कास्ट और रिलीजन के नाम पर किसी से वोट नहीं मांग सकता, ये भी बात सही है। थर्ड कहा गया है गवर्नमेंट के रिसोर्स नहीं यूज़ कर सकता इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ये भी सही है। और फोर्थ कहा गया है स्पेंड मोर देन 10 लाख फॉर लोकसभा इलेक्शंस एंड 25 लाख फॉर असेंबली इलेक्शन। देखिए यही स्टेटमेंट गलत है, कोई भी पर्सन 25 लाख से ज़्यादा रुपीज़ नहीं स्पेंड कर सकता है, किसके लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए, और 10 लाख से ज़्यादा नहीं स्पेंड करता है किसके लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, मतलब एमएलए बनने के लिए। तो इससे ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, तो जो ऑप्शन है वो डी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों जो है वो सही हैं। 43 है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एडिशन टू द लॉज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री हैव टू अडॉप्ट, मतलब एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, ये अडॉप्ट, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है सारे लोगों को जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अब इसके हिसाब से होता क्या है कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता। ठीक है, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, बिल्कुल सही है।
ठीक है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा है, या कहें कि अगर कोई भी मॉस्क है, वहाँ पे जाके अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। बी ऑप्शन दिया गया है, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स को, एयरक्राफ्ट को इलेक्शंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड कहा गया है, वंस द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं डिक्लेयर कर देगा, कोई भी बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं डिक्लेयर कर देगा कोई भी गवर्नमेंट जो अभी ऑनगोइंग गवर्नमेंट है। तो ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ए बी सी ऑप्शन तीनों ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। बिल्कुल सही है। वोटर टर्नआउट फिगर्स इंडिकेट करते हैं कि पीपल का पार्टिसिपेशन कैसा है। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है तो सुनने में आता है इतने % वोटिंग हुई, उसी को कहते हैं वोटर टर्नआउट फिगर। सेकेंड बोला गया है, टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो कितने % एलिजिबल वोटर ने अपने वोट्स को कास्ट किया है, वो टर्नआउट फिगर इंडिकेट करता है। देखा क्या गया ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, आखिरी 50 साल में देखा गया है, टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। तो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में जो टर्नआउट है वोटिंग का, वो डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में या तो स्टेबल रहा है या तो बढ़ा है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी के जो लेक्चर्स हैं, बाकी के जो एमसीक्यू का सेशन है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, वो सारा कुछ अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट में। आप जाके हर चीज़ को चेक कर सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।